ये है एटॉमिक एनर्जी पर एक फुल डिटेल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें। इस वीडियो में मैं आपको वो सभी जानकारी दूंगा जो मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में कवर नहीं कर पाया। उसके बाद मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग और आपके उससे जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब भी दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फिशन की खोज करने वाले वैज्ञानिक ओटो हान के बारे में। ओटो हान से पहले वैज्ञानिकों की कम्युनिटी में यह माना जाता था कि एटम के टुकड़े नहीं किए जा सकते, पर ओटो हान ने कर दिए। इसीलिए इतिहास में उन्हें इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है। केमिस्ट्री में डॉक्टरेट करने के बाद ओटो हान लंदन चले गए। वहां पर वो एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पे काम करने लगे, जहां उन्हें रेडियो एक्टिविटी में इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने रेडियो एक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन करने का डिसाइड कर लिया। फिर वो मॉन्ट्रियल चले गए, जहां उन्होंने रदरफोर्ड के साथ काम किया। रदरफोर्ड को तो आप जानते ही होंगे, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। कुछ साल काम करने के बाद वो जर्मनी वापस आ गए, जहां पर उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो केमिस्ट्री का हेड बना दिया गया। यहाँ पर उनकी मुलाकात लीजा माइटनर से हुई, जो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थी। उन्होंने लगभग 30 साल एक साथ काम किया और वो न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी करने ही वाले थे। तभी एंट्री हुई एडोल्फ हिटलर की, जिसने पकड़ कर जूइश लोगों को मारना शुरू कर दिया और लीजे माइटनर को अपनी जान बचाने के लिए जर्मनी को छोड़ना पड़ा। इन्हीं सब घटनाओं के बीच हेनरी बेक्यूरेल ने दुनिया को बताया कि यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव एमिशन प्रोड्यूस कर रहा है। इन्हीं के नाम पे रेडियो एक्टिविटी की यूनिट बेक्यूरेल रखी गई है। फिर एंट्री होती है रदरफोर्ड की। उन्होंने ये खोज निकाला था कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में इकट्ठा होता है, जिसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उन्होंने ये भी पता लगाया कि न्यूक्लियस के द्वारा दिया जाने वाला रेडिएशन 3 चीजों से मिलकर बना था, जिनमें से 2 पार्टिकल का नाम उन्होंने अल्फा और बीटा रखा और तीसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गामा रेडिएशन। रदरफोर्ड ने गामा रेडिएशन की वैल्यू तो पता लगा ली, लेकिन वो उसकी उत्पत्ति के कारणों का पता नहीं लगा पाए। इसके बाद एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्होंने E=mc² की इक्वेशन देके कहा कि एनर्जी और मास दोनों एक ही चीज हैं और वो एक दूसरे में परिवर्तित भी हो सकती हैं। उनकी इक्वेशन के अनुसार अगर लाइट की स्पीड के स्क्वायर को मास के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एटम से निकलने वाली एनर्जी के बराबर होगा। उन्होंने ये भी बताया कि यूरेनियम एटम का थोड़ा सा मास एनर्जी में परिवर्तित हुआ होगा। इन सभी घटनाओं के बीच में ओटो हान ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बारिश कर दी और सोचा कि इससे उन्हें रेडियम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की चीज हुई। उन्हें रेडियम तो नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो भी बहुत काम का था। उन्हें मिला बेरियम और क्रिप्टन। लेकिन कमाल की बात यह थी, बेरियम और क्रिप्टन का टोटल मास यूरेनियम के मास से कम था। तो आखिर एक बड़े न्यूक्लियस के टूटने पर 2 छोटे न्यूक्लियस बनने के बाद मास कैसे कम हो गया? उन्होंने लीजा माइटनर को एक पत्र लिखा। पत्र के जवाब में लीजा माइटनर ने बताया, क्योंकि यूरेनियम का न्यूक्लियस बहुत बड़ा था तो न्यूट्रॉन के टकराने पर वो डिस्टर्ब हो गया और प्रोटॉन 2 गुटों में बट गए, और क्योंकि उनका चार्ज एक समान था तो वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप यूरेनियम के न्यूक्लियस के टूटने के बाद खोया हुआ मास बदल गया ऊर्जा में। लीजा माइटनर की थ्योरी पर बाकी वैज्ञानिकों ने भी मोहर लगा दी। 1944 में ओटो हान को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी दिया गया, पर एक ऐसी भी चीज थी जिस पर उनका ध्यान नहीं गया था। यूरेनियम 235 के न्यूक्लियर फिशन होने पर एनर्जी के साथ साथ उसने 3 न्यूट्रॉन भी दिए थे, और ये न्यूट्रॉन अपने आसपास के यूरेनियम एटम से टकराकर और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे थे, जिसे चेन रिएक्शन का नाम दिया गया। इसके बाद एंट्री होती है एनरिको फर्मी की। ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने दुनिया का पहला फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला रिएक्टर बनाया था, जिसका नाम था शिकागो पाइल 1। न्यूक्लियर फिशन को कंट्रोल करने की भनक हिटलर को लग गई और उसने अपने वैज्ञानिकों को एटम बॉम्ब बनाने के लिए आदेश दे दिए, जिसके परिणाम स्वरूप हंगेरियन फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाके अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। उनका ऐसा मानना था, हिटलर द्वारा बनाया गया एटम बम पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। मौके की नजाकत को भांपते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तब के यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अमेरिका को जर्मनी से पहले एटम बम बनाने के लिए कहा। फिर क्या था, रूजवेल्ट के आदेश पर लाखों इंजीनियर्स की टीम इकट्ठी की गई और वैज्ञानिकों की मदद लेकर उन्होंने कुछ ही महीनों में एटम बम तैयार कर लिया। एटम बम बनने के बाद अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको में धमाका करके इसकी जानकारी पूरी दुनिया को दे दी। पर पैसिफिक ओशन में जापान ने अमेरिका का मार मार के भरता बना रखा था। जापान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा
लोगों की मृत्यु हुई थी। ये था न्यूक्लियर फिशन से जुड़ा हुआ इतिहास। अब चलते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग पर। इस समय न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होने वाली फिशन रिएक्शन में सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को रिएक्शन कंटिन्यू करने के लिए अलाउ किया जाता है। जब यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है तो उससे निकलने वाले 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को कंट्रोल रोड्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ताकि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड वे में ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएगा। यहाँ से आपको मोटा मोटा रिएक्टर का आइडिया लग जाएगा। देखिए, यहाँ से कूलेंट की एंट्री होगी। ये कूलेंट क्या हो सकता है? ज्यादातर केसेस में D2O को कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसको रिएक्टर शील्ड बोलते हैं। ये शील्ड लेड की बनी हुई है। इस शील्ड का काम है रिएक्टर के अंदर से हार्मफुल रेडिएशन को बाहर निकलने से रोकना। अब आते हैं ग्रेफाइट कोर पर। ये सारा हिस्सा ग्रेफाइट कोर का है। ग्रेफाइट कोर एज अ मॉडरेटर काम करता है। ग्रेफाइट चेन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाले न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करता है, जिससे अल्टीमेटली रिएक्शन की गति कंट्रोल होती है। और यहाँ पर भरा है आपका न्यूक्लियर फ्यूल। और इस रिएक्टर के चारों तरफ 5 फीट कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई गई है, जिसे कंक्रीट शील्ड भी कहा जाता है। रिएक्टर फ्यूल के बीच में कंट्रोल रोड्स को डाला गया है। इनका काम है रिएक्शन को कंट्रोल करना। न्यूक्लियर फिशन में प्रोड्यूस होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। चलिए बताता हूँ आपको कौन कौन सा मटेरियल कंट्रोल रोड्स में इस्तेमाल होता है। ज्यादातर हम बोरोन, कैडमियम, सिल्वर, हैफनियम और इंडियम का इस्तेमाल करते हैं। इन मटेरियल की खास प्रॉपर्टी ये है कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हुए खुद को डिके होने से बचा लेते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। देखिए, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसके चारों तरफ कंक्रीट की मोटी दीवार और उससे पहले लेड की शील्डिंग की गई है, ताकि कोई भी रेडिएशन बाहर ना जा सके। ये सब करने के बाद भी इस रिएक्टर वेसल को एक और शील्ड के थ्रू बाहर के एटमॉस्फेयर से सेव किया गया है, ताकि किसी भी अनचाही दुर्घटना से बचा जा सके। आइए अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। ये जो आप लाल रंग के डॉट्स देख रहे हैं, ये है D2O। ये क्या काम कर रहा है? ये इस रिएक्टर को ठंडा रखने का काम कर रहा है। इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक दूसरे टैंक से होता हुआ पंप की सहायता से रिएक्टर में जाकर एक चेन को कंप्लीट करता है। दूसरे टैंक में पानी भरा है, जहां पर ये अपनी हीट एनर्जी को उस पानी को दे देता है। ये पानी उस हीट एनर्जी से स्टीम में बदलकर टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाता है। ये टरबाइन एक शाफ्ट की मदद से एक जनरेटर से कनेक्टेड है और ये जनरेटर बिजली उत्पन्न करके ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू शहरों को भेज देता है। इस टरबाइन को घुमाने के बाद इस स्टीम को एक कंडेंसर की मदद से ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद एक पंप की सहायता से वापस इस चेन को कंप्लीट किया जाता है। ये थी सिंपल शब्दों में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग। पर ये हैवी वाटर है क्या और कहां से आया? देखो, हैवी वाटर की डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है। हैवी वाटर को बनाने के लिए पहले नॉर्मल पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करो। अब उस हाइड्रोजन को लिक्विफाई करो और उससे बनाओ ड्यूटेरियम को। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है। अब इस ड्यूटेरियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो और इस तरह से मिलेगा आपको हैवी वाटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मोटा मोटा बस यही है।